खैर वो सब छोड़, तू ये बता कि घर पर सब। अभी प्रिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर आशना पर पड़ी, जो किन्हीं ख्यालों में खोते हुए खिड़की से बाहर देखी जा रही थी। और जैसे प्रिया की नजर आशना की उंगली पर पड़ी, वैसे ही प्रिया के मुंह से अचानक से कुछ शब्द बाहर आए। आशना, यार तुझे चोट कैसे लगी और तेरा ध्यान किधर है भाई? प्रिया के कदम आशना की तरफ बढ़े और प्रिया की बेचैन आवाज को सुनकर आशना भी हकीकत की दुनिया में लौट आई थी। आशना को खुद को भी नहीं पता था कि उसे चोट लगी है, इसलिए आशना के पास प्रिया के सवाल का कोई जवाब नहीं था। प्रिया ने तुरंत ही आशना की चोट पर बैंडेज लगाई और उसके बाद दोनों खाना खाने बैठ गए थे। खाने के साथ साथ दोनों ने तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते निकल गए थे। लक्ष्मण गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठी गर्वित की सवारी छोटे राजमहल के लिए निकल पड़ी थी। गर्वित के फोन पर लगातार फोन आ रहे थे और ये कॉल्स संजना के थे, जिन्हें गर्वित पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। जब कॉल्स के थमने का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ तो गर्वित ने संजना का कॉल उठा लिया था और तुरंत ही सामने से संजना की आवाज सुनाई दी। गर्वित, तुम इतने महीनों से अपने दादाजी से मिलने नहीं आए हो? क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? गर्वित ने संजना की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसकी बात को बाहर निकाल दिया था। गर्वित, मुझे पता है कि तुम सब कुछ सुन रहे हो, क्या तुम कुछ बोलोगे? संजना ने एक बार फिर से गर्वित से कहा, लेकिन इस बार भी गर्वित ने खामोश रहते हुए उसके सवाल का जवाब दिया था। लेकिन गर्वित की यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और तुरंत ही गर्वित ने अपना मुंह खोलते हुए संजना से पूछा, वो कौन थी? उसका नाम क्या था? अच्छा, उसका फोन नंबर क्या है? और भी कितनी जानकारी है उसके बारे में जो तुमने नष्ट कर दी है? गर्वित के सीधे और स्पष्ट सवालों को सुनकर संजना खामोशी के आलम में जा चुकी थी और जब कुछ देर बाद उसने जैसे ही अपना मुंह खोलते हुए गर्वित कहा कि तभी गर्वित ने कॉल कट कर दिया था। कॉल कट करने के बाद गर्वित ने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा, लक्ष्मण, बड़े राजमहल कॉल करो और उन्हें बता दो कि मैं दादाजी से मिलने तभी आऊंगा जब वो बड़े राजमहल में नहीं होगी। गर्वित जानता था कि संजना क्या सोच रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि संजना ने गर्वित को उसकी परेशान करने वाली औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। गर्वित सच का इंतजार कर सकता था और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजना इस तरह गर्वित को तड़पाकर खुद काबू पा लेगी, क्योंकि गर्वित उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए नकार चुका था और गर्वित के पास संजना को बेइज्जत और जलील करने के और भी कई तरीके थे जो वो संजना को और उसकी बातों को नजरअंदाज करके निभा रहा था। गर्वित को बड़े राजमहल गए 3 महीने हो गए थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से संजना ने माधव राज सिंधी को अपने जाल में फंसाया हुआ था और ये सब तब शुरू हुआ जब 1.5 महीने पहले माधव राज सिंधी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें संजना ने अपनी जान की बाजी लगाकर माधव राज सिंधी को बचाया था। और उसी दिन के बाद से माधव राज सिंधी का प्यार संजना के लिए और भी ज्यादा उमड़ पड़ा था, जिसे विस्तार से मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी के लिए गर्वित के आदेशानुसार लक्ष्मण ने बड़े राजमहल कॉल कर दिया था और गर्वित का संदेशा पहुंचा दिया था। छोटे राजमहल पहुंचने के बाद गर्वित ने डिनर नहीं किया और सीधा मास्टर बेडरूम में जाकर अपनी परेशान करने वाली औरत की यादों के गलियारों को टटोलने लगा था। गर्वित के कदम सीधा बैल्कनी की तरफ गए, जहां सिगरेट के धुएं में गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत को तलाशने लगा था। जब गर्वित को अपनी परेशान करने वाली औरत से प्यार हुआ तो गर्वित इन सब रिश्तों की मोह माया को बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसे तो पता भी नहीं था कि रिश्तों में क्या होता है और उन्हें निभाया कैसे जाता है। लेकिन वक्त की दहलीज ने गर्वित को जब तक इन सब चीजों का ज्ञान दिया, उसकी परेशान करने वाली औरत उसे छोड़कर जा चुकी थी। गर्वित को यह भी समझ में नहीं आता था कि किसी को भूलने में इतनी तकलीफ कैसे हो सकती थी। लेकिन जब तक हकीकत उसके साथ घटित हुई तो गर्वित को रिश्तों के और उन्हें भूलने के मायने समझ आने लगे थे। गर्वित जानता था कि उसकी परेशान करने वाली औरत अभी उसके पास नहीं है और उसे सुन भी नहीं सकती है। लेकिन जब भी रात को गर्वित को उसकी याद आती थी तो बड़बड़ाते हुए उसे अपने सामने समझकर उसे याद करते हुए उससे बात कर लिया करता था। मेरी परेशान करने वाली औरत, तुम कहां हो? तुम कैसी हो?
मेरी परेशान करने वाली औरत, आज मैंने हूबहू तुम्हारी आंखों को देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस लड़की का चेहरा अलग था, लेकिन आंखें आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मेरी परेशान करने वाली औरत, सूरज कहता है कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं तुम्हारा अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं। मुझे तुम्हें ढूंढना है। मेरी परेशान करने वाली औरत, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, तुम चिंता मत करना। भले दादाजी मुझ पर कितना भी दबाव क्यों न डाले, मैं संजना से कभी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी परेशान करने वाली औरत, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। चांदनी रात में अपने आखिरी अलंकार के साथ गर्वित बैल्कनी से बिस्तर में आ गया था और नींद के आगोश में पूरी तरह से खो गया था। जहां सपने में भी उसे आज आशना दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत को देख रहा था। उसकी परेशान करने वाली औरत के जाने के बाद पूरे जोधपुर शहर में एक अफवाह फैल गई थी कि गर्वित और संजना की शादी नकली है और गर्वित अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तैयार नहीं है। गर्वित के दादाजी, जिन्होंने गर्वित को बचपन से लेकर आज तक कभी कोई सजा नहीं दी थी, वो उस खबर को सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने उसी वक्त गर्वित के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। गर्वित ने अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने आप से कुछ फैसले लिए थे और उनमें सबसे बड़ा फैसला यही था कि उसे संजना से शादी नहीं करनी थी। शुरुआत से ही संजना से शादी करना गर्वित के लिए असंभव था। उसके बाद जब उसकी जिंदगी में परेशान करने वाली औरत आ गई तो और भी ज्यादा कठिन हो गया, और जब गर्वित को अपनी परेशान करने वाली औरत से प्यार हो गया तो बस उसके बाद तो पूरा खेल ही बदल गया था। शुरुआत से ही माधवराज सिंधी को गर्वित के निर्णय पसंद नहीं आते थे, लेकिन चूंकि गर्वित का स्वभाव काफी गुस्सैल था और वो बहुत जल्दी बेकाबू हो जाता था, इसलिए माधवराज सिंधी के पास गर्वित के निर्णय को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था। जब माधवराज सिंधी के कानों में गर्वित का फैसला पहुंचा तो बड़े राजमहल में इस बात पर काफी चर्चा हुई और संजना के परिवार को माफीनामे के तौर पर और आपसी समझौता करते हुए माधवराज सिंधी ने राज सिंधी कंपनी के 25% शेयर संजना के परिवार के नाम करने का सोचा था और यह मैटर हमेशा के लिए खत्म करने का सोचा था। गर्वित को इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। इन वर्षों में उसने संजना के साथ इसलिए आंखें मूंदी थी जिससे वो अपने दादाजी को खुश कर सके। रायता तो खुद संजना ने ही फैलाया था अपनी हमशक्ल को लाकर। खैर, गर्वित के जन्मदिन वाली रात को अचानक से गर्वित के पास कॉल आया जिसमें एक इंसान ने उसे बताया कि उसके दादाजी का कार एक्सीडेंट हो गया और संजना ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके दादाजी को बचा लिया था। यह दूसरी बार था जब गर्वित के दादाजी की जान संजना और उसके परिवार वालों ने बचाई थी। पहली बार संजना के दादाजी ने और अब इस बार खुद संजना ने। गर्वित के दादाजी, जिन्होंने पहले समझौता करके इस मैटर को खत्म करने का सोचा था, अब उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया था। गर्वित के सपनों और उसके निर्णय को नजरअंदाज करते हुए माधवराज सिंधी ने उसे शादी करने के लिए अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प के साथ मजबूर किया। माधवराज सिंधी ने रोकी के तौर पर दुल्हन की तय राशि भी संजना के परिवार को प्रदान कर दी थी और शादी की तारीख भी तय कर दी थी और इसी के साथ संजना का बड़े राजमहल आना जाना लगातार शुरू हो गया था। गर्वित पूरी तरह से मजबूरी के बादलों से घिरा हुआ था। उसके जीवन से खुशी का रस पूरा निचोड़ चुका था। अपने आप को शादी के बंधन से बचाने के लिए गर्वित ने हमेशा के लिए जोधपुर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि संजना उससे शादी करने के लिए मरे जा रही थी और वो उसका हमेशा के लिए इंतजार कर सकती है। लेकिन अगर यही 2 साल 3 साल तक बात चली जाती तो एक न एक दिन संजना का परिवार खुद ही शादी के लिए मना कर देगा, क्योंकि संजना की जवानी खत्म हो जाएगी और उसका भविष्य भी जीवन की कतार के बीच में खड़ा हो जाएगा। गर्वित इसी मौके को अच्छे से भुनाना चाहता था और अपनी चालाकी से अपने जीवन को बचाना चाहता था। गर्वित को डर था कि अगर उसने जोधपुर छोड़ दिया तो वो कुछ खो देगा। वैसे भी अपने जीवन में वो सब कुछ खो ही चुका था ना। गर्वित को डर था कि अगर उसने अब अपने जीवन की पकड़ मजबूत नहीं की तो उसके जीवन में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो अकेला पड़ जाएगा
और ऐसे ही अकेला ही बूढ़ा होता जाएगा और उसके पास अपने जीवन को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ गर्वित ने अपने दिमाग को दृढ़ता के रास्ते बढ़ाया और बड़े राजमहल और अपने दादाजी की तरफ देखना बंद कर दिया था। ये 3 महीने गर्वित के लिए कुछ ऐसे साबित हुए जिससे गर्वित ने अपने माता पिता की मृत्यु से भी बुरा समय झेला था और उस समय से अभी भी लगातार उबरने की कोशिश में लगा हुआ था। अगले दिन का सूरज अपने समय पर बाहर आया जो प्राकृतिक था और आज हमारे सूरज का भी जन्मदिन था। सूरज ने रॉयल राजपुताना को बुक करवा दिया था और दोपहर के 1 बजे से पार्टी शुरू होने वाली थी। गर्वित भी अपनी निर्धारित समय से उठा और रॉयल राजपुताना पहुंच गया था। उधर आशना प्रिया और गौतम के साथ रॉयल राजपुताना पहुंच गई थी। ये दूसरी बार था जब आशना और गर्वित के बीच टक्कर हुई और जैसे ही गर्वित की आंखों का संपर्क आशना की आंखों से हुआ वैसे ही गर्वित के शरीर में बिजली दौड़ गई थी। गर्वित ने आशना को ग्रीट किया और अपनी नजरों को आशना पर जमाए रखा था। आशना के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी पलकों को झपकाते हुए आशना ने अपनी नजर गर्वित से हटा दी थी। जब प्रिया ने गर्वित को आशना को घूरते हुए देखा तो उसे लगा जैसे गर्वित आशना को पहचान नहीं पाया। इसलिए आशना का इंट्रोडक्शन करते हुए प्रिया ने गर्वित से कहा, गर्वित, ये मेरी दोस्त है। इससे पहले कि गर्वित अपनी प्रतिक्रिया का इजहार कर पाता, सूरज अचानक से बीच में आया और गर्वित के गले लग गया था। गले लगने के बाद सूरज गर्वित का हाथ पकड़ते हुए उसे सबसे दूर ले जाने लगा था। आखिर सूरज गर्वित को कहां लेकर जा रहा था? आखिर गर्वित और आशना का यह मिलन कैसा जाने वाला था? क्या इस पार्टी में गर्वित का शक यकीन में बदल जाएगा या फिर एक जीने की तमन्ना गर्वित को मिलने वाली थी? क्या गर्वित की वो तमन्ना गर्वित को उसकी परेशान करने वाली औरत तक पहुंचा पाएगी? क्या आशना अपने आप पर काबू रख पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ